प्रश्न 9 माल विक्रय अधिनियम के प्रमुख लक्षणों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उत्तर माल विक्रय अधिनियम के विशेष लक्षण। माल विक्रय अधिनियम की पृष्ठभूमि विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय, आदान प्रदान एवं विनिमय आदि का मानव जीवन के दैनिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन मनुष्य अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का क्रय विक्रय, आदान प्रदान आदि करता है। कभी वह उधार पर खरीदता है तो कभी भुगतान करके, कभी वस्तुओं का तत्काल प्रदाय अथवा परिधान हो जाता है तो कभी भविष्य में किए जाने का आश्वासन दिया जाता है। यदि दोनों पक्ष शर्तों के अनुसार अपनी संविदा अथवा वचन को पूरा कर लेते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन यदि एक पक्ष भी अपने वचन पालन में चूक करता है अथवा असमर्थ रहता है तो दूसरे पक्ष को न केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है अपितु उसे आर्थिक क्षति भी वहन करनी पड़ती है। ऐसी दशा में यह आवश्यक समझा गया कि इस संबंध में वांछित नियम बना दिए जाएं। यही कारण है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 7 में माल विक्रय संबंधी विधि को स्थान दिया गया। यद्यपि इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण बातों का समावेश कर दिया गया, फिर भी तेजी से बदलती हुई वाणिज्यिक परिस्थितियों के अनुरूप वह पर्याप्त साबित न हो सकी। सन 1872 के बाद वाणिज्यिक संव्यवहारों में इतना तेजी से विकास हुआ कि 1872 की माल विक्रय संबंधी विधि ऐसे संव्यवहारों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। उदाहरणार्थ, माल के स्वामित्व का अंतरण विक्रेता से क्रेता में तब हुआ माना जाए, इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार उस व्यक्ति के अधिकार एवं उपचार भी स्पष्ट नहीं थे जिसे अपनी वस्तुओं की कीमत का भुगतान नहीं किया गया हो। परिणाम ये हुआ कि समय समय पर न्यायालयों को ये कहना पड़ा कि माल विक्रय के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम में रखी गई व्यवस्था परिपूर्ण एग्जॉस्टिव नहीं है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए कालांतर में भारतीय संविदा अधिनियम में इस अध्याय को विलोपित करना पड़ा और इस संबंध में एक अलग से अधिनियम पारित किया गया, जिसे माल विक्रय अधिनियम 1930 द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रवर्तन। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। इसका प्रभाव भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, अर्थात इस अधिनियम के प्रावधानों को सन 1930 की प्रथम जुलाई से पूर्व की संविदाओं पर लागू नहीं किया गया। अधिकारिता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माल विक्रय अधिनियम केवल चल संपत्तियों पर लागू होता है, अचल संपत्ति पर नहीं। कार चल संपत्ति है, इसके स्वत्व का निर्धारण इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं। पी शंकरन केशवन बनाम टी ए सुकुमारन AIR 1997 बंबई 381। योजना। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय तथा 66 धाराएं हैं। इनमें माल विक्रय संबंधी विधि का विस्तार से उल्लेख किया गया है, फिर भी ये परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। कई बातों पर अभी भी भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि माल विक्रय विधेयक 1929 पर विशिष्ट समिति की इस रिपोर्ट से होती है। यद्यपि माल विक्रय से संबंधित विशिष्ट विधि पृथक अधिनियम में समाविष्ट है, फिर भी भारतीय संविदा अधिनियम में अंतर्विष्ट बहुत से सामान्य सिद्धांत निश्चय ही उस पर प्रयोज्य बने रहेंगे। अध्याय। माल विक्रय अधिनियम के विभिन्न अध्याय निम्नलिखित हैं। 1 प्रारंभिक, 2 संविदा की रचना, 3 संविदा का प्रभाव, 4 संविदा का पालन, 5 माल पर असंगत विक्रेता के अधिकार, 6 संविदा भंग के लिए वाद, 7 प्रकीर्णन। प्रश्न 9 विक्रय तथा विक्रय के करार को परिभाषित कीजिए। दोनों में अंतर स्थापित कीजिए। विक्रय का करार कब विक्रय कहलाता है? डिफाइन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। व्हेन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। अथवा माल विक्रय की संविदा की प्रकृति क्या है? विक्रय तथा विक्रय हेतु अनुबंध में अंतर स्थापित कीजिए। What is the nature of contract of sale of goods? Bring out clearly the distinction between a sale and agreement to sale. अथवा माल विक्रय की संविदा से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न लक्षणों को समझाइए। What do you mean by contract of sale of goods? Explain the various characteristics of contract of sale. उत्तर। विक्रय की संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न संव्यवहारों में क्रय विक्रय अधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण है। हम अपनी आवश्यकता की कई वस्तुएं हमेशा खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। सामान्यतः ये संव्यवहार कीमत देकर माल प्राप्त करने के रूप में होता है। अतः विक्रय की परिभाषा के रूप में ये कहा जा सकता है कि जब विक्रय की गई वस्तु में निहित संपत्ति अथवा स्वत्व उस वस्तु की कीमत का भुगतान किए जाने पर विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाती है तो उसे विक्रय कहा जाता है। उदाहरणार्थ, क को 103 सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल विक्रय करने की संविदा करता है। निर्धारित तिथि को को तेल की कीमत का भुगतान कर देता है और को तेल के टीनों का परिधान कर देता है। यह विक्रय है। विक्रय का संव्यवहार पूर्ण होने से पूर्व सामान्यतः विक्रय की संविदा अस्तित्व में आती है। जब संविदा में की शर्त पूरी हो जाती है तो वह विक्रय पूर्ण मान लिया जाता है। विक्रय की संविदा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4(1) में विक्रय की संविदा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की किसी मूल्य के बदले में क्रेता को अंतरित कर देता है या अंतरित करने का करार करता है। धारा 4(3) के अनुसार जहां की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित होती है वहां संविदा विक्रय कहलाती है, किंतु जहां की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है वहां संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है।
इस प्रकार विक्रय की संविदा के अंतर्गत दो बातें आती हैं। 1. वस्तु की कीमत प्राप्त कर उसे तत्काल क्रेता को अंतरित कर देना, अथवा 2. भविष्य में अंतरित करने का वचन देना। विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वैसे तो विक्रय की संविदा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन विधिक मान्यता की दृष्टि से इस पर कतिपय शर्तें अधिरोपित की गई हैं, जिन्हें हम संविदा के आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। कॉफी बोर्ड, कर्नाटक, बंगलौर बनाम कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज AIR 1988 SC 1487 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि विक्रय के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। 1. पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। 2. पारस्परिक सम्मति। 3. माल में की संपत्ति का अंतरण एवं 4. कीमत। 1. पक्षकारों का सक्षम होना, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। विक्रय की विधिमान्य संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम कॉम्पिटेंट होना आवश्यक है। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निम्नांकित व्यक्तियों को संविदा करने के लिए सक्षम माना गया है। 1. जो वयस्क है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, एवं 2. जो स्वस्थचित है, अर्थात जो पागल, जड़ या उन्मत्त नहीं है तथा संविदा की प्रकृति एवं उसके परिणामों को समझने में समर्थ है। 2. स्वतंत्र सहमति होना, फ्री कॉन्सेंट। स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जब वह सहमति निम्नांकित से प्रभावित न हो। 1. उत्पीड़न, कोर्शन। 2. असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 3. कपट, फ्रॉड। 4. मिथ्या व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन एवं 5. भूल, मिस्टेक। 3. माल का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। संविदा की तीसरी अनिवार्य शर्त है क. विक्रीत माल को क्रेता को तत्काल अंतरित कर देना, या ख. भविष्य में अंतरित कर देने का वचन होना। विक्रय की संविदा में विक्रेता क्रेता को या तो माल में की संपत्ति का अंतरण कर देता है या अंतरित करने का करार करता है। वास्तव में संपत्ति का अंतरण विक्रय की संविदा का सार है। विक्रय की संविदा की विषय वस्तु सदैव माल, गुड्स होना चाहिए। माल से तात्पर्य अनुयोज्य दावों तथा धन को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति से है। 4. कीमत का भुगतान, प्राइस ऑफ गुड्स। माल की कीमत का भुगतान, जिसे प्रतिफल, कंसिडरेशन भी कहा जाता है, विधिमान्य संविदा की एक अनिवार्य शर्त है। कीमत का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाता है। विक्रय का करार, अग्रीमेंट टू सेल। विक्रय को अनुबंधों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि विक्रय का करार मात्र वर्तमान के लिए हो। यह आवश्यक नहीं है कि भावी माल के बारे में भी अनुबंध किया जा सकता है। यदि अनुबंध भावी माल के लिए किए जाते हैं तो वह मात्र करार के रूप में ही लागू किए जा सकते हैं। इसे विक्रय नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 4(3) में उल्लिखित किया गया है कि जब स्वत्व का अंतरण 1. भविष्य में किसी समय होना होता है, या 2. भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर होना होता है, तो वह विक्रय का करार कहलाता है। विक्रय और विक्रय के करार में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। विक्रय, सेल। 1. विक्रय में माल के स्वत्व का अंतरण तुरंत विक्रेता से क्रेता को हो जाता है। कीमत के लिए संपत्ति में किसी वस्तु का एक व्यक्ति से दूसरे को अंतरण विक्रय का सार है। उत्तराखंड राज्य बनाम खुरानी ब्रदर्स 2012 S C सिविल 459। 2. विक्रय में जब माल के स्वत्व का अंतरण क्रेता को हो जाता है तो वह उस माल का संपूर्ण संसार के लिए स्वामी हो जाता है। यह उसका लोकलक्षी अधिकार, राइट इन रेम, होता है। 3. विक्रय में संव्यवहार पूर्ण हो जाने के कारण माल के जोखिम, रिस्क के लिए क्रेता उत्तरदायी होता है। धारा 26 के अंतर्गत यह सिद्धांत वर्णित है कि जोखिम प्रथमदृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाता है। 4. विक्रय की दशा में यदि क्रेता माल की कीमत का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकता है। 5. विक्रय के संव्यवहार में माल यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में है तो क्रेता उस तीसरे व्यक्ति से भी माल पाने का हकदार होता है। 6. विक्रय एक निष्पादित एक्सिक्यूटेड संविदा होती है। इसमें कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। विक्रय का करार, अग्रीमेंट टू सेल। 1. विक्रय के करार में माल के स्वत्व का अंतरण या तो भविष्य में निर्धारित किसी तिथि को होता है या किसी शर्त के पूरा किए जाने पर होता है। 2. विक्रय के करार में क्रेता माल को विक्रेता से ही पाने का हकदार होता है। यह उसका व्यक्तिलक्षी अधिकार, राइट इन पर्सनम, होता है। 3. विक्रय के करार में माल के स्वत्व का अंतरण पूरा होने से पूर्व माल के जोखिम के लिए विक्रेता जिम्मेदार होता है। 4. विक्रय के करार में जब माल का कब्जा क्रेता को परिदत्त नहीं किया जाता है तब क्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान नहीं किए जाने पर विक्रेता विक्रय की संविदा को समाप्त कर सकता है तथा क्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकता है। 5. विक्रय के करार में चूंकि माल का कब्जा अभी विक्रेता के पास ही रहता है, अतः क्रेता विक्रेता के विरुद्ध ही वाद ला सकता है। 6. विक्रय का करार एक निष्पाद्य एग्जीक्यूटरी संविदा होती है। इसमें संविदा की किसी शर्त का पूरा करना शेष रहता है। विक्रय का करार कब विक्रय कहलाता है? वन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। धारा 4(4) के प्रावधानों के अनुसार विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्तें पूरी हो जाती हैं जिनके अध्ययन माल में की संपत्ति अंतरित होनी है। उदाहरण, इलस्ट्रेशन, ख को 100 टन चीनी 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने की संविदा करता है। ख की चीनी की कीमत का भुगतान कर देता है, फलस्वरूप भी ख को चीनी का परिधान कर देता है।
विक्रय पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि क ये शर्त रखता है कि चीनी का परिधान तभी किया जाएगा जब ख एक अमुक तिथि को कीमत का भुगतान कर देगा तो यह विक्रय का करार होगा। प्रश्न 9, सब विक्रय की संविदा पूर्ण करने के लिए किन किन औपचारिकताओं का पूरा किया जाना आवश्यक है? समझाइए। What are the various formalities which are to be observed in completion of a contract of sale? Explain. उत्तर, विक्रय की संविदा की औपचारिकताएं किसी भी संविदा के गठन के लिए कतिपय औपचारिकताओं का पूरा किया जाना आवश्यक होता है। सामान्यतः ये औपचारिकताएं निम्नलिखित होती हैं। 1. प्रस्थापना प्रपोजल। 2. प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति एक्सेप्टेंस एवं 3. प्रतिफल कंसिडरेशन। माल विक्रय की संविदा में भी इन सभी औपचारिकताओं का निर्वाह किया जाता है। अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार विक्रय की संविदा मूल्य पर माल का क्रय या विक्रय करने के प्रस्ताव और उस प्रस्ताव की स्वीकृति के द्वारा की जाती है। संविदा माल के तत्काल परिधान या मूल्य के तत्काल भुगतान या दोनों के लिए अथवा किश्तों में परिधान या भुगतान के लिए अथवा परिधान या भुगतान या दोनों के स्थगन के लिए उपबंध कर सकती है। इस प्रकार विक्रय की संविदा के गठन के लिए निम्नलिखित शर्तों अथवा औपचारिकताओं का पूरा किया जाना आवश्यक है। 1. क्रय या विक्रय की प्रस्थापना। 2. स्वीकृति। 3. मूल्य एवं 4. परिधान। 1. प्रस्थापना प्रपोजल। प्रस्थापना, जिसे प्रस्ताव भी कहा जाता है, विक्रय की संविदा का प्रथम आवश्यक तत्व है। संविदा का एक पक्षकार, चाहे वह क्रेता हो या विक्रेता, क्रमशः माल के क्रय अथवा विक्रय का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार के समक्ष रखता है। दूसरे शब्दों में, एक पक्षकार माल के क्रय अथवा विक्रय का अपना आशय दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रकट करता है। यही प्रस्थापना है। मेड वियर्ड शेल्ली बनाम में सालेम टेक्सटाइल AIR 2001 मद्रास 466 में अभिनिर्धारित किया गया कि जहां पक्षकारों के बीच ये तय हुआ हो कि धागे के प्रदाय के लिए अंतिम आवश्यकता बाबत पत्र लिखा जाएगा, वहां जब तक अंतिम आवश्यकता बाबत पत्र नहीं लिख दिया जाता तब तक प्रस्थापना का उद्भव नहीं होगा। 2. स्वीकृति एक्सेप्टेंस। प्रस्थापना के पश्चात दूसरा आवश्यक तत्व स्वीकृति है। ये स्वीकृति ही है जो संविदा के गठन को पूर्णता प्रदान करती है। जब संविदा का एक पक्षकार किसी माल को क्रय करने अथवा उसका विक्रय करने का प्रस्ताव दूसरे पक्षकारों के सामने रखता है तो वह दूसरा पक्षकार चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है और चाहे तो अस्वीकार। यदि वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह संविदा पूर्ण हो जाती है, अर्थात संविदा का गठन हो जाता है। मौला बख्श बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1908 SC 1955 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अग्रिम धन देना एवं उसे स्वीकार करना विक्रय की संविदा के लिए प्रस्थापना एवं स्वीकृति है। यह विक्रय की संविदा के लिए सहमति को व्यक्त करता है। 3. मूल्य प्राइस। विधिमान्य संविदा में प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के रूप में क्रेता के लिए माल एवं विक्रेता के लिए उस माल का मूल्य अथवा कीमत होती है। क्रेता का ये कर्तव्य होता है कि वह विक्रेता को माल की कीमत का भुगतान करे। ऐसा भुगतान 1. एक साथ किया जा सकता है, 2. किश्तों में किया जा सकता है, 3. तत्काल किया जा सकता है, अथवा 4. भविष्य में किया जा सकता है। 4. माल का परिधान। डिलीवरी ऑफ गुड्स। संविदा की चौथी औपचारिकता अथवा अनिवार्य शर्त माल का परिधान है। माल विक्रय की संविदा की विषय वस्तु सदैव माल होनी चाहिए। धारा 4(1). विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रीत माल का परिधान किया जाना आवश्यक है। माल का परिधान 1. तत्काल किया जा सकता है, 2. भविष्य में किया जा सकता है, 3. एक साथ किया जा सकता है, अथवा 4. किश्तों में किया जा सकता है। इस प्रकार विक्रय की संविदा के गठन के लिए उपर्युक्त चारों बातें आवश्यक मानी गई हैं। अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन विक्रय की संविदा लिखित या मौखिक अथवा भागतः लिखित एवं भागतः मौखिक की जा सकती है या पक्षकारों के आचरण से उपलक्षित हो सकती है। माल विक्रय की संविदा तब प्रभावी होती है जब एक विक्रेता कीमत के लिए माल में की संपत्ति का अंतरण करने के लिए करार करता है तथा ऐसी संविदा पूर्ण या सशर्त हो सकती है। यदि वह अंतरण वर्तमान में होता है तब यह विक्रय कहलाता है, परंतु यदि यह अंतरण भविष्य के समय में होता है तथा कुछ शर्तों के पूरा होने के अध्ययन होता है तो यह विक्रय के लिए करार कहलाता है। हैदराबाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 201112 SC सिविल 433।